नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता विमर्श और मैं हूं किरण राय। चीन इन दिनों फिर अपनी उसी नीति पर आ गया है जिस पे वो बरसों से चलता आया है। उसकी जो रणनीति होती है, उसकी जो सोच होती है, उसके उकसावे की नीति होती है, उससे हमारा पूरा भारत, हम सब काफ़ी वाकिफ हैं। वो चाहे नेहरू की पंचशील से 1962 तक की लड़ाई हो या फिर पीएम मोदी की झूले से होती हुई 2020 की ये झड़प हो, वो हमेशा इस तरह की नीति, इस तरह की रणनीति अपनाता रहा है। पहले वो हिंदी चीनी भाई भाई कहता है, उसके बाद हमारी पीठ में छुरा घोंपता है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। हम सभी जानते हैं चीन में कम्युनिस्ट सरकार बनने के 10 साल बाद से ही भारत और उसके बीच के जो रिश्ते हैं वो तल्ख हो गए हैं। इसको और अच्छे से हम समझने का प्रयास करते हैं। कुछ बिंदुवार कुछ तथ्य हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगी। पहला तथ्य, जब चीन ने हमारे अपने इलाकों को अपने नक्शे में शामिल करना शुरू कर दिया और आज उसी की रणनीति, उसी की चाल पर चल रहा है नेपाल। भारत और चीन के बीच 1 अप्रैल 1950 से डिप्लोमेटिक रिलेशन है। 1949 से लेकर 1958 तक चीन ने कभी सीमाओं को लेकर आपत्ति नहीं जताई। हालांकि 1954 में चीन की एक किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न चाइना में छपे नक्शे में चीन ने लद्दाख को अपना हिस्सा बताया। बाद में जुलाई 1958 में भी चीन से निकलने वाली 2 मैगजीन चाइना पिक्टोरियल और सोवियत वीकली में भी चीन ने अपना जो नक्शा छापा उसमें भारतीय इलाकों को भी शामिल किया गया। भारत ने दोनों ही बार इस पर आपत्ति जताई, लेकिन चीन ने ये कह दिया कि ये नक्शे पुराने हैं और उनकी सरकार के पास नक्शे को ठीक करने का समय नहीं है। दूसरा तथ्य, जब हमारे अपने इलाके में हमारी सेना की तैनाती की बात आई तो चीन ने, ड्रैगन ने आगे से आकर आपत्ति जताई। 1954 में चीन ने उत्तर प्रदेश के बाराहोती इलाके में भारतीय सैनिकों की तैनाती पर आपत्ति जताई थी। उस वक्त उत्तराखंड नहीं था और ये इलाका उत्तर प्रदेश में था। चीन का कहना था कि बाराहोती उसका हिस्सा है जिसे वो वू जी के नाम से पुकारता था। इसके बाद चीन ने भारतीय इलाकों में घुसपैठ शुरू कर दी। सितंबर 1956 में चीनी सैनिकों ने अरुणाचल के शिपकी ला इलाके में घुसपैठ की। जुलाई 1958 में चीनी सैनिकों ने लद्दाख के पास खुरनाक किले पर कब्जा कर लिया। सितंबर-अक्टूबर 1958 में चीन अरुणाचल प्रदेश के लोहित फ्रंटियर डिवीजन के अंदर तक आ गया। तीसरा तथ्य, भारत को बिना बताए भारत के इलाके में उसने सड़क का निर्माण कर दिया। भारत को अखबार के माध्यम से पता चला कि चीन ने शिनजियांग से लेकर तिब्बत के बीच एक हाईवे बनाया। इसकी सड़क अक्साई चीन से भी गुजरी है जो भारतीय हिस्से में है। इसकी पुष्टि करने के लिए 1958 की गर्मियों में भारत ने 2 टीम अक्साई चीन भेजी। चीन ने पहली टीम को गिरफ्तार ही कर लिया। दूसरी टीम जब लौट कर आई तो उसने बताया कि शिनजियांग तिब्बत हाईवे बनकर तैयार है और उसकी सड़क अक्साई चीन से भी गुजर रही है। इस पर भारत ने 18 अक्टूबर 1958 को चीन को लेटर भी लिखा। चीन का जवाब आया कि वो हाईवे बना रहा है, वो पूरी तरह से चीन के हिस्से में है। चौथा तथ्य, चीन के राष्ट्रपति ने भारत के कई इलाकों को अपना हिस्सा बताया। पूरी स्थिति पर उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने चीन के राष्ट्रपति झाओ एनलाई को पत्र लिखा। इस पर लाई ने 23 जनवरी 1959 को जवाब दिया और सीमा विवाद का मुद्दा उठाते हुए दावा किया कि उसका 5000 स्क्वायर मील का इलाका भारतीय सीमा में है। ये पहला ऐसा मौका था जब चीन ने आधिकारिक रूप से सीमा विवाद का मुद्दा उठाया। लाई ने यह भी कहा था कि उनकी सरकार 1914 में तय हुई मैकमोहन लाइन को नहीं मानती है। मैकमोहन लाइन 1914 में तय हुई थी। इसमें 3 पार्टियां थी, ब्रिटेन, चीन और तिब्बत। उस समय ब्रिटिश इंडिया के विदेश सचिव सर हेनरी मैकमोहन थे। उन्होंने ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच 890 किलोमीटर लंबी सीमा खींची। इसे ही मैकमोहन लाइन कहा गया। इस लाइन में अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा बताया गया था, लेकिन आजादी के बाद चीन ने दावा किया कि अरुणाचल तिब्बत का दक्षिणी हिस्सा है और चूंकि तिब्बत पर अब उसका कब्जा है इसलिए अरुणाचल भी उसी का हुआ। जबकि भारत का कहना था कि जो भी ब्रिटिशों ने तय किया था भारत
उसी को मानेगा। पांचवा तथ्य, भारत ने जब व्यापारिक समझौते पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया तो उसने युद्ध छेड़ दिया। 3 दिसंबर 1961 को चीन ने भारत के सामने एक नया व्यापारिक समझौता पेश किया था। इस पर भारत ने साफ कर दिया कि जब तक चीन 1954 से पहले की स्थिति पर नहीं आता और अपने सैनिकों को वापस नहीं बुलाता, तब तक भारत हस्ताक्षर नहीं करेगा। इसका नतीजा ये हुआ कि भारत चीन के बीच जो पहले व्यापारिक समझौता हुआ था वो 23 मई 1962 को खत्म हो गया। 1959 के बाद पहली बार 8 सितंबर 1962 को चीन ने मैकमोहन लाइन को पार किया। 13 सितंबर 1962 को चीन ने फिर प्रस्ताव दिया कि अगर भारत समझौते पर हस्ताक्षर करने को तैयार होता है तो उसकी सेना 20 किलोमीटर पीछे जा सकती है। भारत इस पर बात करने को तैयार हो गया, लेकिन 20 सितंबर को चीन के सैनिक और भारतीय सैनिकों के बीच झड़प हो गई। इसके बाद 1 महीने तक बॉर्डर पर तनातनी रही और आखिरकार 20 अक्टूबर 1962 को दोनों देशों के बीच युद्ध शुरू हो गया। 22 नवंबर 1962 को युद्ध विराम की घोषणा की गई। छठा तथ्य, चीन ने भारतीय दूतावास के 2 अधिकारियों को हिरासत में लिया और दूतावास को सीज कर दिया। 13 जून 1967 को चीन ने भारतीय दूतावास के 2 अधिकारियों पर जासूसी का आरोप लगाते हुए उन्हें निष्कासित कर दिया और भारतीय दूतावास को सीज कर दिया। भारत ने भी यही किया और नई दिल्ली स्थित चीनी दूतावास को सीज कर दिया। हालांकि बाद में चीन ने भारतीय दूतावास के अधिकारियों को छोड़ दिया था। 11 सितंबर 1967 को चीन ने तिब्बत सिक्किम सीमा के पास नाथुला में मोर्टार दागे। 1962 के युद्ध के बाद ये पहला मौका था जब चीन ने गोलाबारी और फायरिंग की थी। इतना ही नहीं, चीन ने भारतीय सैनिकों के शव को अपने पास ही रख लिया और 5वें दिन 15 सितंबर को वापस किया। न सिर्फ नाथुला बल्कि छोला के पास भी भारत चीन के सैनिकों के बीच लड़ाई हुई। हालांकि दोनों जगह चीनी सेना को ज्यादा नुकसान पहुंचा। नाथुला में भारत के 88 जवान शहीद हुए थे, जबकि चीन के 300 जवान मारे गए थे। वहीं छोला में चीन के 40 जवानों की जान गई थी। 1980 से 1987 तक भी चीन ने 1962 के पैटर्न पर चलने की कोशिश की थी और भारत को चेताने की कोशिश की थी। 1980 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC के पास भारतीय सेना की तैनाती बढ़ा दी थी। साथ ही विवादित जगहों पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम भी शुरू करवा दिया। 1984 में भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश के पास समदोरांग चू घाटी के पास पेट्रोलिंग बढ़ा दी। इसके 2 साल बाद यानी 1986 की सर्दियों में चीनी सेना भी समदोरांग चू घाटी में तैनात हो गई और वानडुंग में हेलीपैड बना दिया। चीन की इस हरकत पर उस वक्त के भारतीय आर्मी चीफ जनरल के सुंदर जी ने इलाके में सेना तैनात कर दी। इससे चीनी सेना को पीछे जाना पड़ा। 1987 तक चीन का रुख 1962 की तरह ही रहा और उसकी सेना बार बार उकसाती रही। हालांकि उस समय विदेश मंत्री ND तिवारी और प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने बातचीत से मसला सुलझा लिया। चीन की शुरुआत से ही ये नीति रही है कि वो सड़क बनाए तो सब सही, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन अगर भारत सड़क बनाए तो उसको आपत्ति होती है। जून 2017 में भी भारत चीन की सेनाएं डोकलाम में 73 दिनों तक आमने सामने थी। दरअसल भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों को सड़क बनाने से रोक दिया था। दोनों सेनाओं के बीच डोकलाम इलाके में तनातनी हुई थी। ये इलाका उस जगह है जहां भारत, चीन और भूटान की सीमा मिलती है। इसे भूटान में डोकलाम और भारत में डोकाला कहते हैं। इन तमाम तथ्यों का लबोलुआब सिर्फ ये है कि चीन तो पहले इधर उधर की बात करता है, तथ्यों में उलझाता है, उकसाता है, व्यापारिक समझौते का ताना बाना एक बहुत सटीक सा ताना बाना बुनता है, भारत के सभी पड़ोसियों को भड़काता है, उसे अपने आर्थिक जाल में फंसाता है और फिर मौका पाकर पीठ पर छुरा भोंकता है, पीछे से हमला करता है। मतलब चीनी ड्रैगन पहले शांति की बात करता है, ठंडे पानी की बात करता है, दिखावा करता है
और मौका ताड़ के ये जो ड्रैगन है वो आग उगलने लगता है। कम से कम अब तक का इतिहास तो यही बयां करता है। लिहाजा अब भारत के लिए ये जरूरी है कि हम अपनी विदेश नीति, अपनी आर्थिक नीति को रीसेट करें, ताकि हम कम्युनिस्ट चीन, जिसकी कथनी और करनी में हमेशा से ही फर्क रहा है, इस बार उसको समझने में कोई कोताही ना करे, कोई भूल ना करे।